अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा और जिनको तमाम जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर उन्हें महारत हासिल है। और इसीलिए मैंने आज उनसे गुज़ारिश की कि आज हमें ज़रा बताएँ थोड़ा-सा कि जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये किस तरफ जा रही है? हमारा इसमें क्या किरदार है? हमारे लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? चैलेंजेस क्या हैं? और इस रीजन में कितनी बड़ी तब्दीली आई है? इसका भी तजिया करेंगे। लेकिन एजाज़ भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया। टू स्टार्ट विद, मैं चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो इस वक़्त खबर है वो है सैयद अली गिलानी साहब मरहूम की। और आपको याद है कि आपने तो सारी ज़िंदगी कश्मीर का एक मुकदमा लड़ा है और इसमें इस मुकदमे में के जो बुनियादी किरदार थे वो सैयद अली गिलानी साहब थे। तो सैयद अली गिलानी साहब की रहलत के ऊपर आप क्या कहेंगे और जिस तरीके से रिएक्ट किया गया है इंडिया की तरफ से, उसके ऊपर आपका कमेंट क्या है? जी। एक बतले जलील जिसे मैं कहूँगा, एक कश्मीरी हीरो जो है वो हमसे आज जुदा हो गया है। और उनको मैं जितना भी सलाम भेजूं वो कम है। उसकी वजह ये है कि बहुत ही मुश्किल हालात में हाँ, हिंदुस्तान के जबरो इस्तबदाद के बिल्कुल सामने सीना सपर होकर वो शख्स वो था जो ये कहता था कि हम कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। वो वाह! पाकिस्तानी कहलाते थे अपने आप को। उन्होंने अपने आप को यानी आप ये देखें कि वो पाकिस्तानी परचम में लिपट के गए हैं इस दुनिया से। हाँ, हाँ। तो ये मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग बड़े ही कम होते हैं जो इतना यानी ठोक बजा के उन्होंने एक स्टैंस लिया और फिर सारी जिंदगी उसे उसके ऊपर डटे रहे। वो गालिब ने कहा ना कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली उस्तवारी। ईमान। वाह, वाह, वाह! यानी अगर आप वफादारी हैं लेकिन अगर आप उसमें कंसिस्टेंटली करते हैं तो वो असले ईमान है। हाँ, क्या तो बात! मेरे ख्याल में इन्होंने तो हर लिहाज से अच्छा। बाकी जो हिंदुस्तान का जो रवैया है वो शर्मनाक है। हुँ, और एक शख्स जा रहा है, आप उसकी तदफीन भी सही तरीके से नहीं करने दे रहे। इसका मतलब ये है कि आप बहुत खौफज़दा हैं, हाँ, आप डरे हुए हैं। पिछले 72-73 साल से तो आपको कश्मीरियों ने बता दिया है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। उसके बावजूद आप डंडे के ज़ोर पर, बंदूक की नाली के ज़ोर पर आपने उनको रखा हुआ है। लेकिन सैयद अली गिलानी, हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत क्या सारे बात! कश्मीरी लीडर जो हैं वो हिंदुस्तान नवाज़ हो गए, आपको पता ही है उनका हाँ, गुप्तार रेज़ोल्यूशन वाले। लेकिन सैयद अली गिलानी साहब को सैल्यूट करते हैं सारी कौन। आज पाकिस्तान की पूरी कौम भी मौन कर रही है उनके साथ और गमज़दा है। और मेरा ख़्याल है कि सारी दुनिया में कश्मीरी डायस्पोरा, पाकिस्तानी डायस्पोरा, वो सारे के सारे इस वक़्त एक गम की शक्ल में हैं। लेकिन एक मैं और इसी साँस में कहना चाहूँगा जी। कि अ, उनको जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट ये होगा कि जो कश्मीर की कॉज़ के लिए जो उन्होंने काम किया, उसको जारी और सारी रखा जाए। ये एब्सोल्यूटली। उनके लिए सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में, जब वो ऊपर चले जाएँगे और जहाँ पे भी होंगे, वो ऊपर से अगर उनकी रूह देख रही है, जो भी निज़ाम है, वो हाँ, उनको सुकून उसी सूरत में मिलेगा कि अगर आप ये जो उनका एक मिशन था, जो इनकी जद्दोजहद थी, उसको उसको जारी रखें। जारी जारी रखा जाए। जी। जारी रखें। अच्छा, अब एक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो ज़िंदा रहते हुए इतने खतरनाक नहीं होंगे साबित जितना कि वो अब शहीद होने के बाद, फ़ौत होने के बाद अब इंडिया के लिए वो एक बहुत बड़ा एक खतरा बन जाएँगे। क्या ये दुरुस्त बात है? इंडिया के लिए तो मैं अपना आपको एक नुक्ता नज़र पेश करूँ, इंडिया में बहुत मसाइल आने वाले हैं। ये अच्छा। मेरा मार्क कर लें, आप बेशक रिकॉर्ड कर लें, हाँ, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। जी। लेकिन 2-3 साल बाद, क्योंकि मोदी सरकार एक ऐसी रविश पे चल निकली है, जिसके बाद हिंदुस्तान में एक बहुत बहरान आएगा। उसकी वजह ये है कि वो एक हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं। हाँ, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई मुसलमान, कोई ईसाई, सिख या कोई भी जो हिंदू नहीं है, उसकी जगह आइंदे आने वाले माहो साल में सुकुड़ती जाएगी हिंदुस्तान में। ठीक। जिसका रिएक्शन होगा, हाँ, जिसका जब रिएक्शन होगा, देखें ना 30% आबादी इतने बड़े मुल्क की, उसको अगर आप दुश्मन बना दें अपने मुल्क का, तो आप सोचें कि किस कदर वहां पे तलातुम पैदा होगा। हो जाएगा। हुँ, तो मुझे तो वो बहरानी कैफियत। अच्छा, फिर आपने देखा कि ये ये नजरिए जो आरएसएस का था कि भाई अगर आप ये मुल्क हिंदुओं का है और अगर कोई दूसरे मजहब का बंदा रहना चाहता है तो वो हिंदुओं के तर्ज जिंदगी को अपनाए हाँ जी। और तब वो वहां पे रह सकता है।
तो ये एक बड़ी एक्सक्लूजनरी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो फिलॉसफी है। और उसकी वजह से वहां पे, अच्छा, ये चीज कश्मीर में भी वो कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में तो मुसलमान अक्सरियत थी, और वहां पे उन्होंने, आपने देखा कि 35A आर्टिकल, ये जी वो वहां पे मुसलमानों की अक्सरियत को खत्म करने के दर पे है। और उसके लिए उन्होंने वो ने डोमिसाइल लॉ बनाए वगैरह। हाँ, तो हिंदुस्तान में तो मैं नहीं समझता कि भाई ये कोई आसान वक्त है उनके लिए सामने, और उनको ये भुगतना पड़ेगा जो जो चीजें वो ज्यादतियां कर रहे हैं अपनी कौम के लिए। और बड़ा अंदर से क्रिटिसिज्म बहुत आ रहा है हिंदुस्तान क्रिटिसिज्म के आ अंदर रहा है। से। सही बात, जी जी सही जी बात। अच्छा, आप जरा आ जाते हैं ये अफगानिस्तान में, और ये जो पुल आउट हुआ है, एक जी। तो मुझे ये जरा बताएं कि ये जो पुल आउट हुआ है और जाते जाते जिस तरीके से ये गए हैं और सारा कुछ तबाह करके गए हैं, सारा सेंसिटिव एटीसी इक्विपमेंट जो था, एवियोनिक्स का और नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसमें एयरबॉर्न वेदर रेडार्स भी थे, ट्रांसपॉन्डर्स वगैरह भी थे, वो सब कुछ तबाह करके गए हैं। ये जो चीज़ें इस तरह करके गए हैं और जिसकी वजह से पूरे का पूरा फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड हो गया हुआ है, ये क्या जेस्चर दे गए हैं जी अमेरिकन? मुझे याद है कि बड़े अरसे से जब ये बातचीत शुरू की इन्होंने, अपनी उसके लिए ऑक्यूपेशन खत्म करने की, तो एक लफ्ज बोला जाता था, रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल, जी, जिसको पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल भी एंड बहुत मेजर्ड, जी हाँ, रिस्पॉन्सिबल एंड मेजर्ड। एंड मैं ये कि भाई आप जिम्मेदारी से जाएंगे। हाँ, लेकिन आपने देखा कि वो उनका इतना हेस्टी विड्रॉल हुआ और इतना गैर जिम्मेदाराना हुआ, जिसकी एक मिसाल तो आपने ये दी, लेकिन उसके हाँ, अलावा भी आप देखें जी, तो अब हिंद अमेरिका के अपने अंदर बहुत क्रिटिसिज्म उसके ऊपर आ रहे हैं, बहुत बिल्कुल। ज्यादा। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये जो काम किया है, वो कोई या बहुत ही एक सुपर पावर के शायाने शान नहीं है। हुँ, एक छोटा मुल्क, यानी दिल का छोटा मुल्क हिंदुस्तान करे तो मैं समझ भी लूं, लेकिन एक सुपर पावर है, उसको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत बनेगी, आफ्टर ऑल उनकी नेगोशिएशन चल रही थी तालिबान के नेगोशिएशन साथ, चल रहे हैं, ठीक। और वो हुकूमत स्टेबल होगी तो ही अफगानिस्तान में अमन आएगा। हाँ, और अगर वो उसको आप अनस्टेबल करेंगे, ये जो आपने सारी की है कि उनके सारे रास्ते हुँ, बंद कर दिए, उनके $9 बिलियन मुंजमद कर दिए, ये कर रहे, इसका मतलब ये है कि आप अफगानिस्तान को दोबारा धकेलना चाहते हैं इंस्टेबिलिटी की तरफ। और उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत अक्लमंदाना बात नहीं थी जो अमेरिका ने की है। हुँ, ये हमें अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी उनको उतनी ही अजीज होनी चाहिए थी जितनी हम सबको और हमारे खित्ते को है। जी ठीक। अच्छा, ये जो अभी हम देख रहे हैं जो उनकी वाइब्स आ रही हैं, उसमें पेंटागन ने ये कहा है कि यूएस की जो कोऑर्डिनेशन विद तालिबान है अगेंस्ट आईसिस के, ये पॉसिबल है। यानी एक उन्होंने इशारा दिया है कि हम उनके साथ एंगेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जो हैं जनरल मिली, वो ये कह रहे हैं कि तालिबान आर रूथलेस। तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है, और साथ साथ वो एंगेज भी करना चाहते हैं, साथ साथ उन्होंने अपना सफारत खाना भी मुल्तकिल कर लिया है कतर में। तो ये जो एक डायकॉटमी आपको नजर आ रही है, या ये पॉलिसी है उनकी, कभी फिलहाल इनको ऐसे ही रखा जाए और वेट एंड सी की सिचुएशन में रखा जाए? देखिए, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं अमेरिका के बिहेवियर के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप करते हैं वो। हम्म, कुछ लोग ये समझते हैं कि अमेरिका अपनी लीवर्स या लेवरेजेस खत्म नहीं करता। हाँ, तो अगर कोई मदद भी कर रहा हो तो दूसरी तरफ वो कोई एक हाथ से मदद कर रहा है, दूसरे हाथ से वो सख्ती बरत रहा है। ठीक। मेरा अपना इस पे नुक्ता नजर ये है कि अमेरिका को और यूरोप को, और सच्ची बात है हम सबको भी, इस वक्त सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे अलकायदा, आईसिस, ईटीआईएम, टीटीपी, ये सारे के सारे दोबारा जड़ ना पकड़ लें। ये हाँ, सबको डर है। और अमेरिका बिल्कुल तालिबान से ये तवक्को करेगा कि वो आईसिस को या अलकायदा को जगह ना मिले, उनको उनके साथ ये लड़ते रहें। उसकी वजह यह है कि ये उनके एग्रीमेंट जो हुआ था तालिबान के साथ, उसका एक कलीदी हिस्सा था। ठीक। लेकिन साथ ही साथ उनको ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर वो आप इनकी इस्तेदाद खत्म करें, इनकी कैपेबिलिटीज खत्म करेंगे हाँ, हाँ, आईसिस के खिलाफ, तो फिर तो आप आईसिस को मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो जड़ पकड़ेगी।
तो ये मेरे ख्याल में ये जो बयान अमेरिका से इस वक्त जो मुतजाद किस्म के आ रहे हैं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हाँ, आप तालिबान उनको जगह ना बनाने दें, दूसरी तरफ आप उनको तालिबान को इनकैपेसिटेट कर रहे हैं सही कि बात। वो उनके साथ लड़ ही ना सके। ये कोई दुरुस्त इकदाम, इसी वजह से आपने देखा होगा कि अभी आपके अगले सवालों में ये बात ज्यादा उभरेगी, मैं वहीं पे उसका जवाब भी दूंगा कि इसी वजह से अब खित्ते के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आनी हाँ, शुरू हो गई। हाँ, सही बात, सही बात। जी अच्छा, इसमें एजाज साहब, ये जो सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं और आज भी जो खबर आ रही है कि जो पंजशीर का मामला है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने कोशिश की है टॉक्स वगैरह हो जाएं, लेकिन टॉक्स मुकम्मल नहीं हो सकी, कामयाब नहीं हो सकी, तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, फौज वहां पे भेज दी है। अच्छा, अब ये सूरत हाल किस तरह बढ़ेगी? और दूसरी तरफ ये जो आज या कल इंक्लूसिव गवर्नमेंट सो कॉल्ड कह रहे हैं कि जी बनने जा रही है, मुझे ये बताएं कि ये पूरे इंक्लूडिंग पाकिस्तान सब लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जी ये इंक्लूसिव होनी चाहिए? इंक्लूसिव का मतलब क्या है? ओके, दोनों का जवाब देता हूँ। दो मुख्तलिफ मौजूआत आपने छेड़े। एक तो आपने पंजशीर की बात की। मैं ये समझता हूँ कि पंजशीर में जो वो टोला सा है उसको शिकस्त होगी। मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको, और बड़ी जल्दी होगी। उसकी वजह यह है कि जब माजी में नॉर्दर्न अलायंस होता था ना एक जमाने जी हाँ। में, उस वक्त हिंदुस्तान के अलावा रूस की और ईरान की भी उनको हमायत थी। ठीक बात। आज ना रूस उनकी हमायत कर रहा है, ना ईरान कर रहा है, ना ताजिकिस्तान कर रहा है, ना उज्बेकिस्तान कर रहा हम्म, है, सिवाय हिंदुस्तान के। अमरुल्लाह साले साहब हिंदुस्तान को बुला रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। हाँ, हिंदुस्तान भाई कैसे आएगा और कहां से आएगा, किस तरह मदद करेगा? हाँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि महसूद जो ये अहमद शाह मसूद की जो सारी फैमिली है, वो दो भाई तो पाकिस्तान में आके बातचीत करते रहे। हाँ, बिल्कुल। तो पहले से नहीं आगे वो, थे। जी जी, तो कोई एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं है, ये अमरुल्लाह साले का खड़ा किया हुआ एक वो एक छोटा सा फसाद है। ये खत्म हो जाएगा, हम्म, और इस वजह से मैं उससे कोई बड़ी बुनियादी किस्म की मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा। ठीक। अब इससे जुड़ा हुआ है जो आपका दूसरा सवाल है, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे अपने कुछ साथियों ने भी मेरी इस मामले में थोड़ी सी उस पर कहा है कि आप ये क्यों कहते हैं। मैं भी कहता हूँ कि इंक्लूसिव होनी चाहिए, हमारी हुकूमत भी हम्म, कहती है खित्ते को। इसकी वजह ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम ये तालिबान ने बाकियों को साथ लेकर ना चले और अपनी तन तनहा और यकता होकर वो कहते हैं कि हम सिर्फ अपनी हुकूमत करेंगे सिर्फ, तो एक नहीं, दो नहीं, बीसियों पंजशीर खड़े हो जाएंगे। तो इस वजह से वहां पे इंस्टेबिलिटी आएगी, क्राइसिस आएगा, हाँ, और फिर वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो तालिबान के लिए भी अच्छी नहीं होगी, खित्ते के लिए भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए चीन, रूस, सेंट्रल एशियन, ईरान, पाकिस्तान सब यक जबान होके उनको कह रहे हैं कि आप एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाएं। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है जनरली? अगर हम देखें, देखिए ना, ये तो उसी तरह है जिस हम अमेरिका को कहें कि अभी आप डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की दोनों को मिलकर हुकूमत बना लें, कांग्रेस और जो वहां पे है बाकी बीजेपी वगैरह वो इकट्ठी मिलकर बना लें, पाकिस्तान में पीटीआई जो है वो सबके साथ मिलकर बना ले। तो ये प्रैक्टिकली इस तरह पॉसिबल तो नहीं होता ना। अब अगर उनसे नहीं होगा इस तरह का, तो फिर कहेंगे जी देखें इंक्लूसिव नहीं होगी। मेरे ख्याल में ये तमाम एनोलॉजीज अफगानिस्तान पे असरअंदाज नहीं हो सकती, या अमल दरामद इनका नहीं हो सकता। ठीक। अफगानिस्तान हमेशा से डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट रहा है, हमेशा से। वॉरलॉर्ड्स रहे हैं, एक उज़्बेक वॉरलॉर्ड है, एक ताजिक एरिया में है, एक हजारा में है, ये हमेशा से रहा है। और काबुल में एक टिटुलर हुकूमत रही हमेशा, ठीक, सिंबॉलिक हुकूमत रही। जब शाह जाहिर शाह बादशाह भी थे तो उस वक्त भी यही सूरत हाल। तो ये बिल्कुल कोई नहीं कह रहा कि तालिबान को कि आप ये फार्मूला निकालें। ये फार्मूला अफगानिस्तान के अपने लोगों ने तय करना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब आप दूसरों को भी साथ लेकर चलें। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर एक जगह पे उज़्बेक ज्यादा हैं हाँ तो जी। कोई गवर्नरशिप उनको दे दी जाए, या उनके साथ मिलकर आपका कोई सिलसिला हो जाए, या आपको मशावरत की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उनमें उसको में शामिल करें उनको। सही। अगर आपने ये काम ना किया तो फिर तो लड़ाई खत्म नहीं होने लगी। हम्म, देखिए ना, अगर कोई भी आप बाकी ग्रुप्स को दीवार के साथ जोड़ देंगे तो ये यहाँ पे जमहूरियत का तो सिलसिला ही नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं हमारी तो एमिरेट है। हाँ, तो जमहूरी जमहूरी अंदाज से उसको ना सोचें कि भाई इस तरीके से पार्टियां मिल के कर लें या ना करें। वैसे तो जमहूरियत में भी आपको पता है
अमेरिका तो 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन जो अक्सर जगह पे कोएलिशंस बनती है, हाँ, कोएलिशंस बनती हैं जिसमें 3-3 4-4 पार्टियां मिलकर एक हुकूमत बनाती है। ये आम है, जिस हर तरह जगह अभी यहाँ पे हिंदुस्तान इंडिया में भी बना हुआ है। इंडिया में भी बना हुआ है, यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी अक्सर कोएलिशंस बनती हैं। तो ठीक। कोएलिशंस का मतलब यही होता है कि भाई आप दूसरों को साथ लेकर चलें। तो तालिबान को दूसरों को साथ लेने की जो एडवाइस हमने दे रही है हमारी हुकूमत, मैं समझता हूँ कि बहुत ही साउंड है और हम्म, बड़ी दूररस है। और ठीक। तालिबान की मेरे तो ख्याल में उनकी जो रिकग्निशन होगी, आप देखेंगे, वो भी इसी पे डिपेंड करेगी कि पूरा खित्ता जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है इस वक्त, कि वो ये चाहते हैं कि सबका मकसद क्या है किसाना साहब, मकसद एक ही है कि अफगानिस्तान पुरअमन हो जाए। पुरअमन हो जाए। ठीक ठीक। सिर्फ चंद मुमालिक शायद नहीं चाहेंगे, मुझे नहीं पता अमेरिका में उनकी एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के वो तो मकासद नहीं जो चाहते है, हैं। हाँ, हाँ, लेकिन ये जो खित्ते के जो उसके नेबर्स हैं सारे, हाँ, ये तो यकीनन 100% अमन देखना चाहते हैं। इसी वजह से वो सिंसियरिटी में ये मशवरा दे रहे तालिबान को। वो इस वजह से नहीं दे रहे कि हम उनको हाँ, डिक्टेट करना चाहते हैं, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट पायदार तभी होगी अगर उसके दुश्मन कम होंगे और वो हाँ, साथ हाँ, मिलकर ठीक। चलेंगे। अच्छा, ये अब है। एक और चीज जो है वो कही जा रही है, वो पूछी जा रही है कि क्या ये वो वाले तालिबान हैं या नए वाले तालिबान हैं? क्या ये 1.0 है, 2.0 है या 3.0 है? तो जी। आपका क्या ख्याल है, क्या इन्होंने इवॉल्व किया है, क्या ये बदले हैं, क्या इनकी सोच जो है उसमें फर्क आया है? और इंक्लूजन जिस तरह आपने कहा कि वो उसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो इनका पॉलिटिकल कार्डर है वो कुछ और सोचता है, जो फाइटिंग कार्डर है उसकी सोच कुछ और है। डू यू एग्री विद इट? देखिए, जो अभी तक इशारे आए हैं और इंदिए आए हैं, वो तो ये बताते हैं कि तालिबान 90 की दहाई वाले नहीं हैं, बल्कि मुतदिल हो गए हैं। और द वेरी फैक्ट कि उन्होंने अमेरिका के साथ नेगोशिएट किया बैठ के मेज पर ऑक्युपायर्स के साथ, दैट शोज, और उसमें उन्होंने कमिटमेंट्स दी। आपको याद है, ये वही तालिबान है जिन्होंने कहा था कि हम मेहमान है हमारा उसामा बिन लादेन, तो आप जाओ, बिल्कुल भाग जाओ। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आज ये कह रहे हैं कि कोई इनमें से यहाँ नहीं ठहरेगा, अलकायदा भी नहीं ठहरेगा और कोई भी नहीं ठहरेगा, कह हाँ, रहे हैं ना। अच्छा, इसी तरीके से औरतों के हकूक के हवाले से, बशरी हकूक के हवाले से, लिबास तराश के हवाले से, मुझे वो बल्कि वो जमाना याद आ रहा है, वो एक फुटबॉल की टीम गई थी पाकिस्तान से, तो फुटबॉल का मैच हो रहा था, तो आपको याद होगा कि उनमें खिलाड़ियों ने निकरें पहनी हुई थी ना, हाँ, तो इन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया हाँ, और हाँ, 3 खिलाड़ी तो जान बचा के पाकिस्तान पहुंच गए, बाकी सारों को वहां पकड़ के उसी फील्ड में, मतलब मैंने सुना कि हेड शेव वगैरह कर दी। मकसद हाँ, के मेरा ये है कि दे हैव कम ए लॉन्ग वे, दे हम्म, हैव कम ए लॉन्ग वे उस तक। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कबल अज वक्त होगा ये कहना कि ये इन्होंने जो कमिटमेंट्स की हैं, ये इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक ठीक। क्योंकि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट, ईटिंग, which ठीक means ठीक। कि they have to walk the talk, they हाँ, have to ठीक honor the commitments first, ठीक। फिर हम सारे कह सकेंगे कि हाँ जी ये बदल गए हैं। तो लेकिन अभी कम, ये जो अभी सेटअप हम बनता हुआ नजर आ रहा है, जो जिसकी अभी तो कुछ खबरें भी आई हैं कि जी मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो सुप्रीम लीडर, ये बिल्कुल ईरानियन मॉडल लगता है कि फॉलो करने जा रहे हैं। वो सुप्रीम लीडर होंगे, नीचे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, और फिर नीचे कैबिनेट वगैरह सारा कुछ होगी। तो आप समझते हैं कि ये वाइबल एक सोल्यूशन हो सकता है वहां देखिए, जब ईरान में इनकलाब आया तो वहां पे भी इस तरह का एक नया निजाम बनाना पड़ा उनको। पर? जी हाँ। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि ये हुकूमत और ये निजाम नहीं चलेगा, हम्म, और बाकायदा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तो फंड रखे हुए थे कि उसको खत्म हाँ जी, करना, बिल्कुल। लेकिन वो चला, वो अपने मारूजी हालात के हिसाब से चला। हम्म, इसी तरह 1971 के बाद ये जितनी रियासतें बनी, अरब रियासतें, जब ब्रिटिश ईस्ट ऑफ सुएज से विदड्रॉ कर गए, तो ये यूएई और कतर और बहरीन, इनके पास कुछ भी नहीं था। हाँ जी। लेकिन इन्होंने अपना ही अरबी जुबान का निज़ाम बनाया और अपना एक सिस्टम बनाया एमिरेट्स का, चल गया, हम्म, क्योंकि वो अपने मरूजी हालात के हिसाब से था। ठीक। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती मगरब ने की थी हम्म, कि जब वो यहाँ पे आए और ये सदर बुश की मतलब उनका फलसफा था या उनकी हिकमत अमली थी कि अफगानिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत हो, वेस्ट, जिस तरह वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी हाँ बनती है, हाँ
तो ये अशरफ गनी वगैरह उसकी पैदावार थे, ये उसके ऊपर वहां पे और आपने देखा कि ना उनके कदम जमे, ना उनको लोगों ने पसंद किया, ना हाँ, वो कुछ कर सके, और जब वक्त आया तो आपने देखा वो किस तरीके से भाग भागे गए। हम। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर एतबार करना चाहिए। हम क्यों कहते हैं अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड? वो ठीक है। अपना एक निजाम बनाएं और उस निजाम से चलाएं। अब जो बाहर के लोग हैं, आप और मैं, हमें तो सिर्फ ये उनको कहना है कि भाई ऐसी कंडीशंस रखना कि हाँ, अमन रहे। अमन हमने रहे। सबने खित्ते में बहुत सफर किया बिकॉज आपके यहाँ अमन नहीं था लेकिन जी। अमन के जो दुश्मन हैं, जिनका आपने थोड़ा सा पहले जिक्र भी किया कि वो नहीं चाहेंगे, वो है हमारा हमसाया मुल्क। और वो जो हैं, उनको हमने देखा कि उनके यहाँ भी एक बड़ी डिस्कशन इस वक्त तो डिबेट चल रही थी कि जी आप इररेलेवेंट हो गए हैं और आपने ये कर दिया है और आप बाई स्टैंडर बन गए हैं। तो ये वहां पे चलता रहा। लेकिन कल हमने देखा कि उन्होंने रीच आउट किया तालिबान को। अगरचे उन्होंने थोड़ा सा उसमें फर्स्ट क्रिएट करने की कोशिश की, जी नहीं तालिबान हमें मिलने आए थे, लेकिन वो पता चला कि नहीं, ये खुद गए थे उनके ऑफिस में। हम्म। क्या आप समझती हैं कि इंडिया जो है वो इस वक्त इररेलेवेंट हो गया हुआ है और उसकी अभी सूरत हाल जो पहले जैसी तो ऑब्वियसली नहीं है, तो कब तक ये सिलसिला उनका चलता रहेगा? मेरे ख्याल में उन्होंने काफी ग्राउंड लूज कर दिया जी, हम्म, बहुत ग्राउंड लूज किया उन्होंने। ठीक। उसकी वजह ये थी कि उनकी अफगानिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट थी ना, वो बदनीयती पे मबनी थी। हम्म, वो बोझ यानी वो जिसे कहते हैं ना कि एनिमी ऑफ एनिमी ऑफ योर एनिमी इज माय फ्रेंड, समथिंग माय लाइक दैट, फ्रेंड, कि ठीक यानी ठीक। तो वो पाकिस्तान दुश्मनी में वो बुनियादी तौर पे टू फ्रंट सिचुएशन बनाने की खातिर उनका सारा जोर इस तरफ था। हम्म, तो उस लिहाज से तो इनकी स्पेस एज कंपेयर टू अशरफ गनी टाइम बिल्कुल खत्म हो गई, मैं समझता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि तालिबान जो है वो अपना एक हिकमत अमली बनाएंगे, लेकिन वो उसमें हिंदुस्तान को जगह दे दें कि हम्म, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें, मैं कम अज कम ये होता नहीं देखा। ठीक। लेकिन तालिबान की ये ख्वाहिश जरूर है कि वो हिंदुस्तान के साथ भी कुछ मामलात करें। क्यों? क्योंकि वो अफगान हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, वहां हाँ, पे जो हाँ, डेवलपमेंट का काम था, तो वो चाहते हैं कि वो करते रहें हम्म, उनको। तो इस वजह से, और हमें भी उस पर आज वजीर खारजा साहब से भी किसी ने ये सवाल किया, अच्छा तो जी। उन्होंने भी यही कहा, हमारे वजीर खारजा साहब ने, कि देखें हम इस तरीके से तालिबान पे पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप किसके साथ ताल्लुकात आपके हों और किसके साथ ठीक ना हो। ठीक। वो एक सॉवरेन मुल्क है, उनका बिल्कुल। हक है कि वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखें नॉर्मल। हम सिर्फ उनको कह सकते हैं, तो एक चीज कह सकते हैं कि जनाब आप दोबारा ये ना हो जो हाँ। अशरफ गनी के दौर में हुआ कि वो हिंदुस्तान आपकी सॉइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल, हम्म, हम्म, ये हमारा कहने का हक है। और मैं तो इस हद तक भी जाऊंगा, मैं हुकूमत में इस वक्त नहीं हूं, लेकिन मैं हुकूमत को ये मशवरा जरूर देना चाहूंगा कि आप जिस तरह अमेरिका ने कैटेगोरिक एश्योरेंस ली है, हाँ जी। लिख कर ली है कि हाँ, यहाँ पे आईसिस वगैरह को कदम नहीं जमाने देंगे, उसी तरह आप भी लें हाँ। कि ये बीएलए और टीटीपी वगैरह को आप नहीं पनपने देंगे यहाँ पे उनके हम्म, लिए। हम्म, ये हमें करना चाहिए, और इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जिस तरह चाहे चीन जो है ना, वो बिल्कुल अनअबैशडली वो कहता है कि जी ईटीआईएम बिल्कुल। हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल इसी सही। तरह ये उज्बेकिस्तान वाले कहते हैं कि आईएमयू हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये आईएसकेपी से सारे ये ताजिकिस्तान और सारा एरिया जो है ना परेशान है, वो पूरा हाँ, जो हाँ, नॉर्थ हाँ। नॉर्थ ईस्ट। तो कोई हर्ज नहीं है ये कहने में कि हिंदुस्तान के मुतालिक हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आप इस मामले में उनके साथ कैंडिड डायलॉग किया जाए कि जी ये हम कबूल नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान को ये स्पेस और मिले उसमें जो। और उसमें ड्यूरेंट लाइन का भी तो एक इशू है ना जी, वो भी तो आ सकता है उसमें। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मैं इस वक्त इसको एजेंडा को ओवरलोड होते नहीं देख ठीक ठीक रहा। ड्यूरेंट लाइन का मसला बहुत पुराना चला जा रहा है ठीक अफगानिस्तान में। ठीक। पाकिस्तान में ये मसला ही नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको सही। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने कार्टोग्राफिक मैप्स में डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर डिजाइन किया किया। हुआ है, रिकग्नाइज किया हुआ है। ठीक। हमारे लिए ये कोई मसला नहीं। और दुनिया के, जब अमेरिका भी यहाँ में मौजूद था, तो उन्होंने हम्म, हमारे साथ बॉर्डर एसओपीज किए हुए। हाँ। बॉर्डर एसओपी, उसको वो बॉर्डर कहते थे। तो अफगान अगर अपनी एक पोजीशन लेना चाहते हैं, वो भी वैसे हिस्टोरिकली साबित हुआ हुआ है कई लिहाज से कि इनकी कई हुकूमतें बीच में आई जिन्होंने ये मान लिया था कि ये कोई ड्यूरस में नहीं बॉर्डर। होता, बल्कि हाँ ठीक। बॉर्डर है। तो इस वक्त जो चीज है कि इस वक्त इस मसले को छेड़ना या उठाना, ठीक। तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बेवक्त की रागनी होगी। और पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही नहीं उठाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि तालिबान भी उठाएंगे। अच्छा, अब ये जरा बता दें कि जो
भारत का रोल वहां पे आप कहने के मिनिमाइज हो गया है अब। लेकिन जाहिर है ये जिस तरह आपने कहा कि उनकी तो नीयत और उनका तो मकसद ही सिर्फ ये पाकिस्तान के खिलाफ होता है और ये पाकिस्तान सेंट्रिक की सारी पॉलिसीज बनाते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, क्या ऑप्शंस रह गए हैं उनके पास? किसी और जगह से जाके ये ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे, क्योंकि उन्होंने करना तो कुछ ना कुछ है। डायरेक्टली तो आपके पास ईस्टर्न बॉर्डर पे तो आ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो क्या उनके पास ऑप्शन रह जाएंगे? मुझे यकीन है इस बात का कि हिंदुस्तान इस वक्त बड़ी ही उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं बैठे गौर कर रहे होंगे कि यार ये तो सारी स्पेस ही निकल गई, कैसे हाँ, वापस आए। हाँ, मेरा अपना ख्याल है, मैं इसके बारे में कोई आपको वाजे सबूत नहीं दे सकता कि इस वक्त हिंदुस्तान आलमी सतह पे अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर कुछ करना चाहेगा, हम्म, मुश्किलात पैदा करना चाहेगा। ठीक, और उसके लिए उसके पास सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है। बल्कि इस महीने, अब तो महीना गुजर गया, खत्म हो गया। प्रेसिडेंसी हाँ, खत्म हो गया, प्रेसिडेंसी भी थी। तो वो वहां पे इनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा, रिकग्निशन के हवाले से हम्म, या दूसरी तीसरी चीजों के हवाले से, ताकि वो तालिबान के साथ एक नेगेटिव लेवरेज पैदा करके कुछ कंसेशन ले। हाँ, हाँ, ठीक है ना जी। क्योंकि ये तो नहीं होता ना कि वो आप हिंदुस्तान उनसे मांग ले चुप करके तालिबान वो ये अब कीमत बढ़ाएंगे। तो मिसाल के तौर पर 1267 जो सैंक्शन रिजीम है, जी हाँ, तालिबान अभी भी उसके ऊपर मौजूद है। तो हिंदुस्तान चूंकि इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, वो पूरी कोशिश करेगा कि इसको लेवरेज करे हाँ कि जी, ये हम सैंक्शन नहीं उठने देंगे, तो उससे उनको स्पेस मिल सके। हम्म, इसी तरीके से जो डेवलपमेंट असिस्टेंस जानी है, वेस्ट ने तो रोक दी, अशरफ गनी की सारी हुकूमत ही उस पर चल रही थी, तो हाँ, वो तो उन्होंने रोक दी है। वो रोक दी है तो उसके बाद अमेरिका भी नहीं रहेगा, अगर हिंदुस्तान भी शायद रोकेगा, उसको एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेगा। हम्म, तो मुझे कुछ उनका हिंदुस्तान की एक्टिविटी आलमी सतह पे ज्यादा होती नजर आ रही है। ठीक है। क्योंकि मकामी सतह पे मुझे लगता है कि खित्ते में उनको उनकी दाल नहीं गली। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा, चूंकि टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ इट, हम जरा थोड़ा सा बात कर रहे थे, एक ये जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट हम रखना चाह रहे थे कि जो ये ब्रेन ड्रेन जो हुआ है एजाज भाई, वहां पे सब लोग वहां से चले गए हैं। और जो पढ़े लिखे लोग थे, अब देखिए ना, 1,25,000 तो ये खुद मान रहे हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने लोग वहां से चले गए हैं। ये सारे पढ़े लिखे लोग थे, मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। अब ये जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, उसके साथ उसके बावजूद अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जी इसके बाद भी जो लोग भी उधर से निकलना चाहेंगे, बल्कि बोरिस जॉनसन ने तो कल स्टेटमेंट दे दिया है कि जी हम रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे तब तक जब तक कि तमाम एलिजिबल लोग जो हैं वहां से चले नहीं जाते, आप आपको जाने नहीं देते। तो क्या आप समझते हैं कि ये डिमांड ठीक है? यानी उनके ऊपर आप इतना जुल्म कर रहे हैं कि जो कुछ भी काम करने वाला है उसको बाहर निकाल रहे हैं आप? ज्यादती है। उसकी वजह यह है कि तालिबान ने बार बार दोहराया है कि हमने सबको एमनेस्टी दे दी है, हमने हाँ कोई जी, विच विच हंट नहीं शुरू किया, हमने कोई लिस्टें नहीं बनाई हुई टारगेटिंग की। हम तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को चाहते हैं कि वो काम करते रहें। वो तो ये वेस्ट की तरफ से इस हुकूमत को चूंकि वो कमजोर करना चाहते हैं, उनको हजीमत हुई है इनकी वजह से, तो हाँ वो जी, एक इस तरह के हथकंडे जिसे कहते हैं ना वो कर रहे हैं। बट लेकिन कौमों की जिंदगी में किसाना साहब, ये ब्रेन ड्रेन वगैरह नहीं चलते। हम्म, आपका अगर जज्बा है ठीक, और आप करना चाहते हैं अपनी कौम को दोबारा पांव पे खड़ा करना चाहें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अफगान वापस आ जाएंगे। अभी हम्म, भी पाकिस्तान में इतने लोग पढ़ के गए हैं, अभी अफगानिस्तान की जो पुरानी हुकूमत में भी पाकिस्तान के पढ़े हुए लोगों की मेजोरिटी थी वहां पे। अच्छा, वो तो अशरफ गनी और हमदुल्ला मोहिब और अमरुल्ला साले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक हम्म, बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था, इस वजह से कोई बात नहीं बन रही थी। वरना हाँ, आम अफगानी जो है वो पाकिस्तान के मुतालिक वो जज्बात नहीं रखता जो उसकी एलीट रखती है। हम्म, तो ठीक, वहां उनको ये मिल जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है, और यहाँ पे खित्ता आता है कि हाँ, हमारे खित्ते के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि टेक्निकल हेल्प और फाइनेंशियल हेल्प दें। पाकिस्तान भी दे, रूस दे, चीन दे, चाइना भी, हाँ, ईरान हाँ, दे, ये सारे दें। कि अगर मगरब इनको फेल करना चाहता है तो ये शायद कोई मुनासिब बात नहीं होगी, क्योंकि ये तो उस तरह बदअमनी फैल जाएगी बहुत हाँ। ज्यादा। तो अच्छा, ये जी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एस्पेक्ट ये है कि ये जो लोगों ने जंग मुसल्लत की अफगानिस्तान के ऊपर, अमेरिका प्लस नेटो, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो जितना बड़ा नुकसान हुआ है और कॉस्ट ऑफ द वॉर पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राउन यूनिवर्सिटी की जो खबर, वो रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि तकरीबन 2.33 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा
और फिर उसमें उन्होंने यही कहा है कि तकरीबन 1 मिलियन लोगों की जानें गई हैं यहाँ पे पूरे रीजन में। तो ये मुझे बताएं कि क्या इन कंट्रीज से रेपरेशंस की डिमांड की जा सकती है जी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तो की जा सकती है, क्योंकि अभी देखें ना, ड्रोन उन्होंने फेंका काबुल एयरपोर्ट के पास, तो जिसमें बच्चे भी मारे गए, और अब वो तो सामने सामने नजर आ गया। ये कोई रिमोट एरियाज में तो नहीं फेंका था कि नजर ना आए, पता ना चले। और जो रिमोट एरियाज में ये फेंकते रहे इतने साल, खुदा जाने कितने बेगुनाह हाँ, लोग मार दिए इन्होंने। तो बेशक। इसमें तो इन्होंने जो जिस तरह का जुल्म रवा रखा है, उस पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर बाकायदा केस बनता है। हाँ, आपको याद होगा कि एक ये 2012 की बात है, या शायद 13 शुरू हो गया था। तो एक स्पेशल रिपोर्टर बनाया गया था अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, ऑन इम्पैक्ट ऑफ ड्रोन्स एंड द कोलेटरल डैमेज दैट इट कॉजेज, यानी तो वो उसके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए पाकिस्तान में। तो मैं अच्छा। उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी था, काउंटर टेररिज्म को डील करता था। तो मैंने उनको अपनी बाकी अथॉरिटीज के साथ मिलकर उनके साथ बातचीत की। उन्होंने, वो कन्विंस होके गए यहाँ से, तो उन्होंने जाके वहां पे एक रिपोर्ट पेश की जनरल असेंबली ठीक। में। जनरल असेंबली में उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि जनाब इसका कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अमेरिका नहीं मानता था। हम्म, अमेरिका, आपको याद है बराक ओबामा ने भी क्लियरली हाँ, कह दिया था कि अगर हमें कोई टारगेट नजर आएगा हम नहीं छोड़ेंगे, हम करेंगे हाँ, करेंगे। हम बिल्कुल ना बिल्कुल। सॉवरेनिटी देखेंगे, ना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी देखेंगे। मसला ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसमें जनरल असेंबली के पास कोई पावर्स नहीं है खास। हम्म, वो पावर्स है सारी सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक बात। वहां पे अमेरिका और उनके साथी जो हैं बरतानिया और फ्रांस, इनके पास वीटो पावर है। हाँ, तो इस वजह से जब इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है तो मुमकिन ही नहीं हो पाता एक्शन जो है। तो इसलिए इनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। और ये एक नई जो सोच इस वक्त उभर रही है, जी, वो ये है कि मगरिब की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि भाई अफगान लेड, अफगान ओन्ड, और रीजन लेड एंड रीजन ओन्ड, हाँ जी, यानी रीजन खिता अपनी किरदार अदा करे। मैं कहता हूं कि ये वो कह रहे हैं, आप जरूर उसके ऊपर आप उसको एक वेलकम अपॉर्चुनिटी समझें हाँ, ठीक। और खिता अपनी जिम्मेदारी ले, क्योंकि ये तो अमन नहीं लाएंगे यहाँ पे, आपके लिए जरूरी है, आपने आपके लिए लाना भी। है। तो हमारी हुकूमत एक लिहाज से बहुत अच्छा कर रही है कि कोऑर्डिनेशन कर रही है। वजीर खारजा ने भी दौरे भी किए हैं इलाकाई मुल्कों के। तो ये जरूरी है, क्योंकि मुझे कोई मगरिब की तरफ से बहुत ज्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं है। अगरचा हम सारे कह रहे हैं कि जी आप एंगेज रहें, क्योंकि आपका भी इसमें भला है। अगर आप एंगेज नहीं रहेंगे तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि शायद आपके लिए भी मुश्किल पैदा ठीक, होंगी। ठीक बात, ठीक तो बात। जी, तो ये अच्छा, मेरा। अब रिकग्निशन की तरफ जरा आखिर में मुझे बताएं कि रिकग्निशन का जो मरहला जब आएगा तो उसमें पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस बात का टीवी चैनल्स पे बैठ के बोल रहे होते हैं कि आप देर कर रहे हैं, जल्दी हाँ, करें, आपको पहले करना चाहिए, कल हुकूमत अनाउंस हो रही है, उसके बाद आप ज्यादा देर ना करें, 1-2 दिन ये वो वगैरह, इससे आपके क्रेडिट बनेंगे। हाँ, मैं इस नुक्ता नजर से बिल्कुल इतफाक नहीं करता। ठीक। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान वेट एंड सी करे, देखे कि तालिबान अपनी जो कमिटमेंट्स की हैं उसको ऑनर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक। हमारे विज़ावी भी कितनी ऑनर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और आप अपना तुर्ब का पत्ता एकदम से उनके हाथ में थमा दें, ये कोई अक्ल वाली बात नहीं है। हाँ, तो ठीक। आप, वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। इसी तरीके से खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं वो अगर मिलकर एक रिकग्निशन करेंगे तो उसका फायदा होगा, फिर आइसोलेशन नहीं होगी। देखिए हाँ, 1990s में पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था इस वजह आइसोलेट से हो कि वो गया। अकेला, सऊदी अरब यूएई भी थे लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा था। हम्म, तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि हम इसमें रश ना करें, जल्दी ना करें। ठीक। गो विद द फ्लो। देख, जी, गो विद द फ्लो, जी, हाँ, ठीक, देखभाल ठीक। के समझ बजट पेस पे। जी, हाँ, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा और हमेशा इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन। और आपसे हम लर्न करते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो खास तौर पे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतोमाए खेच रहो तू दानी हिसाब कमो बेचरा। मुझे इसराक को एजाज अहमद चौधरी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़।